तो आज का टॉपिक है मिक्चुरेशन, जो आपका यूनिट 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मिक्चुरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के एम्प्टी होने की प्रोसेस, कि जब यूरिनेशन होता है तो यूरिनरी ब्लैडर जब भरता है तो कब वो एम्प्टी होता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। द प्रोसेस बाय विच द यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टीज व्हेन इट बिकम्स फिल्ड। जब वो भर जाता है तो किस प्रोसेस से वो एम्प्टी होता है, उस प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली तो ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन बड़े लोगों में, जो ग्रोन अप बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, उनमें ये वॉलंटरी कंट्रोल हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा है कि वो बेड वेटिंग कर देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहता ब्लैडर के ऊपर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें न्यूरॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, वो बच्चों में डेवलप नहीं हो पाती, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना? तो ये जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस जो है बच्चों में, वैसे ऑलमोस्ट ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन फिर भी बड़ों में और ग्रोन अप चिल्ड्रन में ये वॉलंटरीली कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि किडनी में क्या स्ट्रक्चर होता है। शॉर्ट में हम किडनी के स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे ये किडनी है ना? इसमें क्या होगा, यहाँ पर कॉर्टेक्स होता है, इनसाइड में मेडुला होता है ना? मेडुला, यहाँ पे आप सबको मालूम है नेफ्रॉन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ सबसे यूरिन निकल के कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ पर आती है माइनर कैलिक्स में, और फिर यहाँ मेजर कैलिक्स में, उसके बाद यहाँ पर भर जाती है यूरिन। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? पेल्विस। जहाँ पे पूरी यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से आके कलेक्ट हो जाती है, ये पेल्विस कहलाता है। तो जब ये पेल्विस पूरी तरह से भर जाता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, फिलिंग ऑफ ब्लैडर, तो मिक्चुरेशन कब होगा? मिक्चुरेशन क्या है? एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। बट एम्प्टिंग होने के पहले ब्लैडर का भरना भी जरूरी है ना? यूरिनरी ब्लैडर भरता है। तो जब ये पेल्विस रीजन, किडनी के दोनों साइड में पेल्विस रीजन जब यूरिन से भर जाता है, तो क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर के कारण ये मूवमेंट चालू होता है, यूरिन यहाँ से मूव करके यूरिनरी ब्लैडर में आती है। तो मूवमेंट के दौरान ये यूरेटर है, ये क्या है? यूरेटर, जिसमें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। हर 1 मिनट में 1 से लेके 5 बार ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें होता है। और उस मूवमेंट को कौन हेल्प करता है? कि जो यूरेटर में कई मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि यूरेटर में उपस्थित होती हैं स्पाइरली, लॉन्गिट्यूडनली, सर्कुलर मैनर में, और वो इसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मदद करती है। ठीक है, तो जब यूरेटर यूरिन से भर जाता है तो ड्यू टू प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, यूरिन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ब्लैडर। ठीक है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द यूरेटर। ठीक है, तो ये हुआ आपका, इसको समझने। अब मिक्चुरेशन क्या है? जिसमें हम एम्प्टिंग होना है, तो हमको फिलिंग ऑफ ब्लैडर हो गया। अब उसको एम्प्टिंग होने के लिए ब्लैडर खुद से क्या फंक्शनिंग करता है वो देखना है। तो उसको समझने के लिए हमको ब्लैडर का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। जो इसका स्ट्रक्चर है, इसको इनसाइड से अगर आप देखें, अंदर की तरफ, है ना, इसमें क्या पाया जाता है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम ट्राइजोन बोलते हैं। ठीक है, ट्राइजोन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूरेटर है, एक यूरेटर ये है, एक यूरेटर ये है, ये दोनों की ओपनिंग इस ट्राइजोन के बेस पर है। एक ओपनिंग यहाँ पर है, एक ओपनिंग यहाँ पर है, जिससे ये यूरिनरी ब्लैडर भरता है। ठीक है, अब इसका जो ये एपेक्स है, इसका जो एंड है, ये कहाँ पर खुल रहा है? ये इंटरनल यूरिथ्रल, ये ओपनिंग है ना? यहाँ पर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मींस वॉल्व, जो कि इस ओपनिंग को क्लोज करके रखता है, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग को क्लोज करके रखता है ना? अब ये जो है, इसका जो यूरिनरी वॉल है, मतलब ब्लैडर है, इसकी जो वॉल है वो कई सारी लेयर्स से बनी होती है। ये लेयर्स जो दिखाई दे रही है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, डिफ्यूजर मसल्स एंड एडवेंशिया।
इसमें डिफ्यूजर मसल्स जो होती हैं, ये जो वॉल में जो मसल्स होती हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मिक्चुरेशन की प्रोसेस में। तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर का, जो कि जिसमें पीछे की तरफ ट्राइजोन होता है, जो जिसमें यूरेटर आके खुलते हैं और इसके थ्रू यूरिन इसमें भरती है, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। और ये जो इसकी वॉल में डिफ्यूजर मसल्स होती हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से यूरिन जो है वो एग्जिट होती है इधर से, पहले इंटरनल स्फिंक्टर से एग्जिट होती है, फिर एक्सटर्नल स्फिंक्टर से एग्जिट होती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मिक्चुरेशन का प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है, जैसे आपको मालूम है नर्वस सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ऑटोनोमस होता है, एक सोमैटिक होता है। तो ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्व्स दोनों के कंट्रोल में रहता है मिक्चुरेशन के प्रोसेस में। ऑटोनोमिक सिस्टम भी काम करता है और सोमैटिक सिस्टम भी काम करता है। ऑटोनोमिक की जो दो टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनोमिक के सिंपैथेटिक नर्व भी काम करती है और पैरासिम्पैथेटिक भी नर्व काम करती है, ठीक है। दोनों नर्व्स जो होती हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करती है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये ब्लैडर के भरने में मदद करेगी, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होगी वो ब्लैडर के खाली होने में मदद करेगी। तो ये ब्लैडर को रिलैक्स करके रखेगी, तो ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो मिक्चुरेशन की जो प्रोसेस होती है वो अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोनों होती है, ठीक है। अब स्पाइनल सेंटर्स जो है मिक्चुरेशन के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो सेक्रल और लंबर सेगमेंट्स होते हैं उनमें इनके सेंटर्स पाए जाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स कंट्रोल ज्यादा है इसमें, है ना। तो लेकिन उन सेंटर्स को भी हायर सेंटर्स कंट्रोल करते हैं, जो कि इनिबिटरी सेंटर्स कहलाते हैं, या फैसिलिटेट जो उसको रोकते हैं मिक्चुरेशन को वो इनिबिटरी कहलाते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं वो फैसिलिटेटरी कहलाते हैं, ठीक है। तो जो इनिबिटरी सेंटर्स हैं वो मिड ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये मिक्चुरेशन सेंटर्स को सप्रेस करते हैं। और जो फैसिलिटेटरी सेंटर्स हैं ये पोन्स में, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन के पार्ट्स हैं सारे, है ना, इनमें प्रेजेंट होते हैं जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अब ये मेन मैकेनिज्म है, इसके द्वारा आपको समझना है। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि दो टाइप की नर्व, जैसे सिंपैथेटिक नर्व भी काम कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी काम कर रही है, और कुछ हद तक सोमैटिक नर्व सप्लाई भी काम कर रही है। इन सबके सेंटर्स प्रेजेंट है सैक्रल रीजन में और लंबर रीजन में। ये L1 L2 लंबर रीजन बताया है जैसे, है ना, और ये S1 S2 S3 S4 ये सैक्रल रीजन है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, पहले तो ये इसकी फिलिंग होगी, फिलिंग में कौन सी नर्व काम कर रही है, ये सिंपैथेटिक नर्व काम कर रही है ना, जो कहाँ से निकल रही है, लंबर रीजन से निकल रही है। और आके इसका काम क्या है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको रिलैक्स करके रखना, है ना, इसको रिलैक्स करके रखना, जिससे कि इसमें आके यूरिन जो है वो फिलअप होती रहेगी, यूरेटर के माध्यम से ये भरता रहेगा। मिक्चुरेशन प्रोसेस होता कैसे है, कैसे कंट्रोल होता है, सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। मिक्चुरेशन प्रोसेस जो है आपको हमने बताया है कि इसमें ऑटोनॉमिक नर्व्स और सोमैटिक नर्व दोनों का रोल होता है, ज्यादा रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्व्स का, ठीक है। ऑटोनॉमिक में कौन सी आती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करती हैं, है ना। अब इसमें आपका ये देखो, ये जो डायग्राम है ये दिखाई दे रहा है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। इसको पहले फिलिंग होगी तब तो मिक्चुरेशन होगा, है ना। तो फिलिंग होना मिक्चुरेशन का पार्ट नहीं है, बट फॉर एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर पहले फिलिंग होना जरूरी है। तो फिलिंग में कौन सी नर्व काम करती है, सिंपैथेटिक नर्व, है ना। सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो इसमें जा रही है, इसका काम क्या है, इसमें जो डिफ्यूजर मसल्स है उनको रिलैक्स करके रखना, जिससे कि इसमें यूरिन भरती रहती है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, ये जो स्फिंक्टर है, यहाँ पे जो इंटरनल स्फिंक्टर है इसको कंस्ट्रिक्ट करके रखना, ये कंस्ट्रिक्ट रहेगा और ये रिलैक्स रहेगा, तब यूरिन इसमें भरते रहेगी, ठीक है। अब दूसरा एंड है इसका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है, जिनका काम क्या है, नर्व, ये क्या कहलाती है, नर्व ऑफ मिक्चुरेशन, क्योंकि ये मिक्चुरेशन में काम करती है। ये कहलाती है नर्व ऑफ फिलिंग, क्योंकि ये फिलिंग ऑफ ब्लैडर में काम करती है। तो अब जब जैसे ही ये ब्लैडर जब भर जाएगा अच्छे से,
तो इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं इसके एंड वॉल पे, ठीक है, वो क्या है स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ये देखिए, ये जो ब्लैडर जैसे भर गया, तो इसकी जो एंड पॉइंट मतलब वॉल है आउटसाइड में, इसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं जैसे ही स्ट्रेच हुआ तो वो सेंसिटिव होती हैं और वो क्या करती हैं, इम्पल्स को भेज देती है। वो सेंसरी इम्पल्स यहाँ से मूव करके कहा जाता है सैक्रल सेगमेंट में, S2 S3 S4 सेगमेंट में ये जाती है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें जाएगा, जैसे ये वाली नर्व है ना, ये क्या करेगी, सेंसरी इम्पल्स को ले जाएगी या इसको इसमें लेके जाएगी, और इसको जैसे ले गई तो ये क्या हुआ, स्टिमुलेट हो गया सैक्रल सेगमेंट। और इसने क्या किया, ये दो मैसेज भेजा, एक इसने मैसेज भेजा ट्यूसर मसल्स को और एक मैसेज भेजा इसने इंटरनल स्फिंक्टर को। तो जो ये क्या करी थी, रिलैक्स करके रखी थी, ये क्या करी थी, इंटरनल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट करके रखी थी। तो उसके अपोजिट ये काम करेंगे, ये वाली क्या करेगी, डिफ्यूजर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी। तो जैसे ये भरा, इसने ये कमांड गया, स्ट्रेच के कारण ये कमांड गया, सॉरी मैसेज गया, फिर इसने कमांड लाया और इसने डिफ्यूजर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, और साथ ही साथ ये दूसरे उससे क्या किया, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स किया। तो इससे क्या होगा, यूरिन यहाँ से निकल के यूरिथ्रा में आ गई, ठीक है, यूरिथ्रा में आ गई यूरिन। अब क्या होगा, जब यूरिथ्रा में यूरिन आई तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गए यहाँ के। अब ये स्ट्रेच स्टिमुलेट हुए तो क्या हुआ, उससे ये जो पुडेंडल नर्व है, ये जो पुडेंडल नर्व है, इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो गई, है ना। ये सोमेटिक नर्व है, ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, तो इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो गई। जबकि इसका काम क्या था कि हमेशा इस स्फिंक्टर को क्लोज करके रखना, कंस्ट्रिक्ट करके रखना। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स इसमें यहाँ पे यूरिन आई तो ये वो हो गया, स्ट्रेच इसमें रिसेप्टर्स इसके स्टिमुलेट हो गए। तो इन्होंने क्या किया, पुडेंडल नर्व की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, और जैसे ही इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हुई तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया। तो ये जो इसकी स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में रहता है ना। ये जो नर्व जो है ये सोमैटिक नर्व है, ये कंट्रोल में रहती है, और इससे यूरिन जो है वो पास हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। बस इतना ही तो था। फिर नर्व सप्लाई, यूरिनरी ब्लैडर में कौन कौन सी नर्व्स बताई हमने आपको, सिंपैथेटिक नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, एक सोमैटिक नर्व है, ये इसका ब्रीफ है। तो ये नर्व क्या काम करती है, डिफ्यूजर मसल्स रिलैक्स करती है, इंटरनल स्फिंक्टर को कंस्ट्रिक्ट करती है ना, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे कोई भी काम नहीं करती। पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिफ्यूजर मसल को कंस्ट्रिक्ट करती है। ये दोनों का अपोजिट काम होगा हमेशा जहां पर भी आप पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व का यूज होगा कहीं पे बॉडी के किसी भी भाग में, तो वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही काम करेंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। तो ये पैरासिम्पैथेटिक कंस्ट्रिक्ट कर रही है, यहाँ पे इसको ये देखो कंस्ट्रिक्ट कर रही थी, ये रिलैक्स कर रही है। थर्ड स्फिंक्टर में इसका कोई रोल नहीं है। सोमैटिक नर्व जो है ना डिफ्यूजर मसल में सप्लाई हो रही है, ना इंटरनल स्फिंक्टर में हो रही है, केवल एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे हो रही है, और इसका नॉर्मल काम क्या है, उसको कंस्ट्रिक्ट करके रखना। तो जब वॉइडिंग ऑफ यूरिन होता है उस समय ये इसकी एक्टिविटी इनहिबिटेड होती है, जिससे कि वो कंस्ट्रिक्ट के बदले रिलैक्स हो जाती है, और फिर यूरिन मिक्सचुरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स इन फ्लो चार्ट फॉर्म में। देखिए, जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए, तो सेंसरी को हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं ना, और जो मोटर नर्व होती है उसको हम इफरेंट बोलते हैं। तो जो एफरेंट इम्पल्स है सेंसरी नर्व के द्वारा कहाँ गए, सैक्रल सेगमेंट में गए, स्पाइनल कॉर्ड की, उन्होंने उसको स्टिमुलेट किया। तो मोटर नर्व्स जो है वो एक मैसेज लेके आई, कमांड लेके आई। क्या कमांड की, डिफ्यूजर मसल को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स किया। इससे क्या हुआ, यूरिन जो है यूरिथ्रा में आ गई। यूरिथ्रा में जैसे ही यूरिन आई तो वहां के स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गए। तो फिर क्या हुआ, एफरेंट इम्पल्स जो है पेल्विक नर्व से कहाँ चला गया, सैक्रल सेगमेंट में गया, और उसने क्या किया, पुडेंडल नर्व की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। और जैसे उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हुई
तो ये रिलैक्स हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर और वॉइडिंग ऑफ यूरिन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद है क्या, सिस्टोमेट्रोग्राम। सिस्टोमेट्रोग्राम क्या है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, कि जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता है तो उसमें यूरिन के अमाउंट के कारण उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है, इंट्रावेसाइकल प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ यूरिन के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको जब हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टोमेट्रोग्राम। ठीक है, और जैसे जैसे आईवीए जो इंट्रावेसाइकल प्रेशर है, कैसे जैसे जैसे यूरिन का वॉल्यूम चेंज होगा ब्लैडर में, वैसे वैसे उसमें चेंज आएगा वेसाइकल प्रेशर में। ठीक है, तो उन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको हम जिस ग्राफ के द्वारा शो करते हैं उसको सिस्टोमेट्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें हमको ये एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ यूरिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंट्रावेसाइकल प्रेशर दिखाई दे रहा है कि कितना प्रेशर उसमें बढ़ रहा है। तो इनिशियल लेवल पे जब यूरिनरी ब्लैडर टोटली एम्प्टी है तो उस समय प्रेशर 0 है, लेकिन जैसे इसमें यूरिन भरना शुरू होती है तो अप टू 100 ml मान लीजिए आप, ये इनिशियल राइज प्रेशर इनिशियली बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे उस और यूरिन बढ़ेगी तो क्या होगा, ब्लैडर भी और मतलब रिलैक्स होता चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका एरिया भी बढ़ता चला जाएगा, तो प्रेशर करीब करीब कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रेडियस बढ़ते जाता है तो इससे उसका एरिया भी बढ़ते जाता है, तो प्रेशर जो है बढ़ नहीं पाता। कब तक, अप टू 400 ml यूरिन बढ़ने तक करीब करीब ये जो सेगमेंट आपको फ्लैट दिखाई देगा, थोड़ा सा स्लाइड राइज दिख रहा है। उसके बाद अब अगर यूरिन इसमें बढ़ती है 400 के बाद, अगर एक एडल्ट पर्सन का ये के हिसाब से इसको बताया गया है, उसके बाद अगर यूरिन का अमाउंट बढ़ता है तो क्या होगा, फिर वो जो उसकी साइज है वो पूरी तरह से स्ट्रेच हो चुकी है। अब उसके बाद भी अगर यूरिन बढ़ रही है उसमें तो क्या होगा, वो प्रेशर इंक्रीज तेजी से बढ़ेगा। तो 400 टू 600 तक स्टीप राइज है, और तक आप उसको रजिस्ट कर पाओगे कि मिक्सचुरेशन की जो अर्ज है उसको आप कुछ हद तक रजिस्ट कर पाओगे। इसमें आपको जैसे इनिशियल लेवल में थोड़ा सा बढ़ेगा यूरिन तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, राइज दिखाई देगा। उसके बाद 100 ml से 400 ml तक करीब करीब ये एक मतलब आपको स्टेबल ग्राफ दिखाई देगा, प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या होता है कि जैसे बैलून है फॉर एग्जांपल, है ना, बैलून में आप जैसे पिचका हुआ बैलून है, उसमें पानी डालोगे शुरू में तो थोड़ा सा एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना तक पानी डालोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जब आप क्या होगा, वो स्ट्रेच होना शुरू होगा, जैसे स्ट्रेच होगा तो उसका वॉल्यूम एरिया भी बढ़ते चले जाएगा, रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा तो पानी भी बढ़ेगा, तो उसमें प्रेशर करीब करीब कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जब वो उसका स्ट्रेच होने की जो सीमा है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी अगर उसमें यूरिन जा रहा है तो फिर वो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो 400 के बाद ये स्थिति आती है कि वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ते जाता है, तो 400 से 600 तक भी पर्सन रजिस्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रेशर बढ़ता है तो फिर जो वॉलंटरी कंट्रोल है आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप सिस्टमेटोग्राम के 3 स्टेजेस को आप ऐसे देख सकते हो। LA मतलब इनिशियल स्लाइड राइज जो हो रहा था, शुरू में थोड़ा सा 100 ml वॉल्यूम बढ़ने तक जो स्टेज आ रही है, फिर लॉन्ग फ्लैट सेगमेंट जो कि 400 ml तक यूरिन भरने से जो स्टेज दिख रही है, शार्प रैपिड राइज जो कि उसके बाद 400 के बाद अगर यूरिन भरती है ब्लैडर में तो आपको एकदम तेजी से ग्राफ में राइज दिखाई देगा, साइकिल प्रेशर में शार्प इंक्रीज दिखाई देता है, ये यहाँ पे एकदम तेजी से इंक्रीज दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें दिखा रहा है जब यूरिन 400 तक कलेक्टेड है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिफ्यूजर मसल्स बिकम इंटेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है 400 तक होने पे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने लग जाते हैं, है ना, तो आपको यूरिनेट करने की एक अर्ज होने लगती है। लेकिन इस यहाँ तक आपके अंदर
वॉलंटरी कंट्रोल पॉसिबल होता है, लेकिन 600 के ऊपर जब लेवल बढ़ने लगता है तो वॉलंटरी कंट्रोल जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर पर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और जो है बेड वेटिंग या जो आप लोग जो लोग को यूरिनेट कर दिए तो वो सब पोजीशन में ये होता है कब, जबकि ब्लैडर आपका 600 या 600 के बियॉन्ड लिमिट तक भर गया है ना। तो ये है ऑल अबाउट सिस्टेमेटोग्राम एंड मिक्चुरेशन प्रोसेस।